कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। ये लोग इतने डरे हुए होते हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे होते हैं, बस इशारों से एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। पर कुछ तो था जो इन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली का लीडर है ली और उसकी वाइफ का नाम है एवलिन। उनकी एक बड़ी बेटी रीगन होती है जो बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। दो बेटे मार्कस और बो होता है। बो उम्र में छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा चीजें समझ नहीं पाता है। वो एक अलमारी में रॉकेट टॉय को जब उठाने लगता है तो वो रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। ये देखकर सभी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन रीगन एंड टाइम पर उस टॉय को कैच कर लेती है। ली सबको इशारों से समझाता है कि शाम होने वाली है, जल्द से जल्द घर लौटना होगा वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। ये सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बो के पास जो रॉकेट था वो बैटरी से चलने वाला था और इससे तो आवाज होनी थी। ली अपने बेटे से वो रॉकेट लेकर उसके अंदर से बैटरी निकाल कर रख देता है। इसके बाद वो सभी घर के लिए निकलते हैं, लेकिन वो बार बार उस रॉकेट को साथ ले जाने की जिद कर रहा होता है। इसलिए रीगन चुपके से बिना बैटरी के वो रॉकेट बो को थमा देती है और वो भी स्टोर से बाहर आ जाती है। पर तभी उस बच्चे ने रॉकेट की बैटरियां भी उठा ली, जिसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकलते हैं। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चमकने वाला ये शहर कभी इंसानों की भीड़ और गाड़ियों के शोर से भरा रहता था, मगर अब ये शहर पूरे सन्नाटे में छाया हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर, परिंदों की भी आवाज सुनाई नहीं देती है। पूरी दुनिया में कमतर लोग ही जिंदा बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने एक लाइन के जरिए अपने घर तक रेत बिछाया हुआ है। ये लोग इसके ऊपर नंगे पांव चल रहे होते हैं ताकि इनके कदमों की भी आहट महसूस न हो। रास्ते में वो उस रॉकेट के अंदर बैटरी डाल के ऑन कर देता है, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। जैसे ही ली और एवलिन ने ये सुना, दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी घने जंगलों के बीच से निकलकर गोली की रफ्तार से भागता एक बड़ा मॉन्स्टर बो की तरफ बढ़ने लगा। ली उस खिलौने को बंद करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इन हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बनाया हुआ था, जहाँ पर उसने उस मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो हल्की सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात यह थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे। इस मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी मजबूत होती है, जो उन्हें बंदूक की गोलियों से भी महफूज रख सकती थी। 1 साल पहले ये मॉन्स्टर्स स्पेस से आए थे और बहुत तेजी से इस दुनिया पर फैल गए। इन मॉन्स्टर्स से बचने का एक ही रास्ता था, बिल्कुल खामोश रहना। ली ने सेफ्टी के लिए अपने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया होता है। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कोई 3 मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। ली उनकी कमजोरी जानने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब चूंकि ये बच्चा पैदा होते रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब वो बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाए। ली की बड़ी बेटी चूंकि सुन नहीं सकती थी, उसकी ये कमजोरी उसको बहुत खतरे में डाल सकती थी। ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक कोक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है। ली वो एम्पलीफायर रीगन को दे देता है, लेकिन ली खुश नहीं होती है क्योंकि उसे पता है हमेशा की तरह ये काम नहीं करेगा। लेकिन रीगन जब उस एम्पलीफायर को चेक करती है, तब एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहर दुनिया की आवाज सुनकर वो जोर से रोने लगती है। रीगन को अपने भाई की बहुत याद आ रही होती है और वो सोचती है कि अगर वो उस दिन उस टॉय को अपने भाई को ना देती तो उसका भाई जिंदा होता। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा होता है। रीगन भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके जाओ, मगर ली ने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। जिसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ चलता है। रीगन को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो नाराज हो जाती है कि उसके बाप उसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए अपना बैग पैक करके कहीं बाहर निकल जाती है। सीधा उस जगह पर आती है जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मारा था। वो अपने भाई की कब्र पर रोने लगती है। यहीं पर उसकी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वो बेसमेंट से कपड़े भरकर बाहर ले जा रही होती है। तभी सीढ़ी पर लगा हुआ एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। ये कील सीधा उनके पाँव रखने की जगह पर था। एवलिन देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे होते हैं। कुछ देर बाद ली मार्कस को एक झील के पास लेकर आता है। ली यहाँ पर बेटे से कहता है कि तुम यहाँ पर बात कर सकते हो, क्योंकि इस पानी के गिरने की वजह से तुम्हारी आवाज हाइड हो जाएगी और ना ही उस मॉन्स्टर तक पहुँच पाएगी। यहाँ मार्कस अपने डैड से कहता है कि क्या बो की मौत की जिम्मेदार आप रीगन को ठहराते हैं, पर ली जवाब देता है कि बो के साथ जो भी हुआ था उसमें किसी की गलती नहीं है। दूसरी तरफ एवलिन घर में अपने बेटे की तस्वीर लेकर रो रही होती है। इसी दौरान उसे लेबर पेन शुरू हो जाती है। वो फोटो फ्रेम लेकर जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी। जल्दी से नीचे उतरते वक्त वो कील इसके पाँव में धंस जाता है। एवलिन को शदीद दर्द होता है, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट जाता है। एवलिन ने जैसे तैसे करके अपने पाँव को उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान दर्द से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपने मुंह पर वो नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट चल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी वो कुछ देखती है जिससे उसकी सांस अटक
लग जाती है। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल उस फोटो फ्रेम के गिरने की आवाज मॉन्स्टर ने सुन ली थी। डर के मारे एवलीन दीवार के पीछे छुप जाती है। दूसरी तरफ मार्कस और ली जब घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं तो वो दूर से देखते हैं कि उनके घर के चारों तरफ रेड लाइट चल रही है। ली समझ जाता है कि एवलीन खतरे में है। वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। बेसमेंट में एवलीन को एक टाइमर मिलता है। यहाँ एवलीन होशियारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड्स का टाइम लगाकर उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से खुद एक दूसरे कोने के पीछे छुप जाती है। एक तो एवलीन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवलीन अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल करके चुपचाप बैठ जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही टाइमर में अलार्म बजता है, मॉन्स्टर तेजी से उसी डायरेक्शन में भागता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए एवलीन जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलती है। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तो देखती है सामने एक और मॉन्स्टर है, इसलिए वो दीवार के साथ वहीं बैठ जाती है। उधर ली मार्कस के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है। ली अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर काम करने लगता है। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दी और जल्दी से फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने अपने घर से दूर पहले ही फिट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भागता है। दूसरी तरफ एवलीन बहुत शदीद दर्द में होती है। अब वो और ज्यादा देर तक बच्चे को नहीं रोक सकती थी। वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ मार्कस रॉकेट चला देता है, जिससे आसमान में तेजी से फ्लेयर्स शुरू हो गई, जिसकी आवाजें सुनकर वो मॉन्स्टर एवलीन को यहीं छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा। उसी पल एवलीन दर्द को छुपाए जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज रॉकेट्स की शोर में दब जाती है। रॉकेट्स का शोर और लाइट्स को देखकर दूर से रेगन भी देख लेती है। वो घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर की तरफ आता है। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वो उनका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि बाथटब खून से भरा हुआ है, इसलिए वो समझ जाता है कि अब एवलीन भी उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन चुकी है। वो आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ जाता है, पर तभी शॉवर रूम में कोई हाथ रखता है। ये कोई और नहीं बल्कि एवलीन ही होती है, जिसने मुश्किल हालात में खुद को संभाल कर इस बच्चे को जन्म दिया। अब इससे पहले कि इस बच्चे के रोने की आवाज आती, ली जल्दी से एवलीन और बच्चे को उठाकर बेसमेंट में ले आता है, जिस बॉक्स के अंदर उसने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में जाने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से इनकी तरफ आने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड जगह पर गया और उसे मैट्रेस से ढक दिया। फौरन से बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे डब्बे में बंद कर दिया। इससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। यहाँ ली एवलीन अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी जान ली है, जल्दी मैं उनके लिए एक औजार तैयार करने वाला हूँ। इसी दौरान दूसरी तरफ रेगन भी घर दौड़ रही होती है। तभी उसे खेतों के बीच में एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से उस लाइट की तरफ जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि उसके कदमों की आहट की वजह से एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर रेगन को मारने के लिए उसके करीब गया, तभी अचानक रेगन के कान की मशीन से अचानक एक तेज और नोकीली फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है, जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान में सुई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को वो मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और भाग जाता है। ये आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही होती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भागा, रेगन के कान की तकलीफ भी कम होने लगी थी। इसके बाद वो लाइट के पास पहुँचती है। वो देखती है कि ये रोशनी एक टॉर्च की थी। रेगन जैसे ही उस टॉर्च को उठाने लगी, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि मार्कस था। अपनी बहन को देखकर वो डरा सहमा हुआ अब बेहतर हो गया। दूसरी तरफ एवलीन को अपने बच्चों की परेशानी हो रही थी, इसलिए बच्चों को ढूंढने के लिए ली उस अंडरग्राउंड जगह से बाहर निकलता है। ली देखता है कि उस मॉन्स्टर ने इनके सारे घर को तहस नहस कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक पानी का पाइप भी टूट गया था। ये पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड एरिया में जा रहा होता है, लेकिन ली का इस पर ध्यान नहीं गया। वो बच्चों को ढूंढने के लिए खेतों की तरफ जाता है। उधर रेगन और मार्कस अनार छुपाने वाली एक टैंकी के ऊपर बैठे हुए थे और आग जला लेते हैं, ताकि इस आग को देखकर उनके माँ बाप वहीं आ जाएं। ली अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश की आवाज सुनकर एवलीन की आंख खुलती है। वो देखती है कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका है। एवलीन अपने बच्चे के बॉक्स को देखती है, जो कि खुला हुआ था। एवलीन जैसे ही अपने बच्चे के पास जाने लगी, सामने से उसे एक मॉन्स्टर नजर आया। एवलीन बहुत ज्यादा घबरा गई। एवलीन आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है। एवलीन जैसे ही बॉक्स के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका बच्चा सही सलामत है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं की थी। वो अपने बच्चे को उठाकर एक कोने में आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी रोने की आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। दूसरी तरफ मार्कस और रेगन अपने माँ बाप का इंतजार करते हुए थक चुके होते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद वो इन्हें बचाने नहीं आएंगे। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी अनाज की टैंकी का दरवाजा खुल जाता है और मार्कस नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से तेज आवाज निकलती है, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर जो एवलीन के पास खड़ा था, वो फौरन से उस आवाज के पीछे भागता है, जिससे एवलीन तो बच गई, मगर अब मार्कस की जान खतरे में पड़ गई। वो अनाज से भरी वो टैंकी एक दलदल की तरह थी, जिससे बाहर आने के लिए वो मार्कस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। दूसरी तरफ रेगन टैंकी का दरवाजा तोड़कर नीचे फेंक देती है और खुद भी नीचे टैंकी में कूद जाती है। मार्कस जैसे ही टैंकी में डूबने वाला था, रेगन उसे पकड़कर बाहर निकाल
निकाल लेती है। दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था, इसलिए वो मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से उस टैंकी की तरफ बढ़ रहा होता है। ली इस मॉन्स्टर को जाते देखकर समझ आता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टैंकी के पास हैं। अगले ही पल वो मॉन्स्टर टैंकी के अंदर कूद पड़ता है। दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी रीगन के कान की मशीन से फिर से नुकीली आवाज निकलने लगी। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए वो बिना मारे वहाँ से निकल जाता है और वो दोनों टैंकी से बाहर निकल आते हैं। ली भी उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचता है। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। इस दौरान एवलीन भी सीसीटीवी कैमरा के जरिए सब देख रही होती है। तभी ली को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी उसके आसपास है। उसने फौरन से बच्चों को उस सामने वाली गाड़ी की तरफ भेज दिया और वो खुद उस कुल्हाड़ी को उठाकर इर्द गिर्द देखने लगा। लेकिन वो क्रिएचर ठीक ली के ऊपर होता है। ली जैसे ही पीछे देखता है, मॉन्स्टर अपने पंजे से मारकर उसे दूर फेंकता है। अपने बाप को तकलीफ में देखकर मार्कस ली को आवाज देने लगता है। मार्कस की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर दोबारा मार्कस और ली की तरफ बढ़ता है। तभी एक बार फिर से रीगन के कान की मशीन से फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इससे रीगन को भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से उस मशीन को बंद कर दिया। लेकिन ये चीज उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह थी, क्योंकि इसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती थी वही उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर कार के ऊपर झपट पड़ा और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान ली होश में आ जाता है। ली को बस एक ही रास्ता नजर आया। उसने रीगन को इशारों से बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें बो की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगा और वो मॉन्स्टर ली की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में उसको चीर फाड़ के रख दिया। अपने बाप को मरता हुआ देखकर रीगन को बहुत दुख होता है। ली को मारने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एवलीन भी सीसीटीवी में ये सब देख रही होती है। रीगन अपने भाई को गाड़ी में बिठाकर घर वापस आती है। एवलीन ने अपने बच्चों को सही सलामत देखकर गले लगा लिया। एवलीन देखती है कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनकी तरफ आ रहा है। जल्दी से ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मार्कस और रीगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। यहाँ रीगन देखती है कि उसके डैड इसके कान की मशीन के लिए कितना काम कर रहे थे। वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। एवलीन बंदूक तानकर मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ये मॉन्स्टर उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक रीगन की कान में फिर से तकलीफ शुरू हो गई। तभी वो देखती है कि दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी तड़प रहा है। रीगन समझ जाती है कि उसके कान के अंदर जो मशीन लगी है उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। तभी रीगन का ध्यान अपने डैड की रिसर्च पर जाता है। उसे पता चलता है कि उसके कान से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर मार देता, तभी ये अपने कान के अंदर लगी मशीन की पावर और बढ़ा देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। यहाँ पर रीगन की माँ भी सारा समझ जाती है, लेकिन पावर बढ़ाने से रीगन के कानों में भी तकलीफ होने लगी थी। इसलिए रीगन समझदारी से उस मशीन को सामने लगे माइक के ऊपर लगा देती है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी वेव्स और तेज हो गयी। उस मॉन्स्टर का दर्द से बुरा हाल हो गया। उसका मुंह खोलते ही एवलीन जल्दी से उसी जगह पर वार कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फट गई। आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा गया, मगर खतरा अभी टला नहीं था। उस गोली की आवाज सुनकर बाकी के दो मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, लेकिन अब एवलीन और रीगन को उसकी कमजोरी का पता लग चुका था, इसलिए उन्होंने माइक का वॉल्यूम और तेज कर दिया और एवलीन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।